देखिए अब लेग्यूमिनोसोरम तो याद हो जाएगा और राइजोबियम फेजियोलाई इसको याद कैसे करेंगे? फेजियोलाई वर्ड तो याद हो जाएगा, लेकिन हमारे डाउट जो आएगा वो कहाँ पे आएगा कि भाई ये जो प्रजातियां हैं ये किन किन फसलों में काम की जाती हैं, ये थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाएगा हमारे दिमाग में, है ना। तो कैसे याद करना है? फेजियोलाई में मूंग, मोठ, सेम और राजमा आते हैं। क्या क्या आते हैं इसमें? मूंग, मोठ, सेम और राजमा आते हैं। तो देखो मूंग और मोठ नाम से पता चल रहा है कि छोटे हैं, छोटी छोटी बहन है। मूंग है ना, मोठ ऐसा लग रहा है स्त्रीलिंग है, मोठ स्त्रीलिंग ऐसा लग रहा है। तो मूंग और मोठ क्या? अब राजमा क्या है? राजमा। राजमा, राजमा तो होती है ना ऐसे बड़ा वाला, है ना, राजमा। तो इसमें लग रहा है कि भाई वजन है, कोई बड़ा है। तो ऐसे हम एक स्टोरी बना सकते हैं कि राजमा बड़ा भाई है ना। और बड़े भाई से क्या, अब छोटा जो होता है वो बड़े से हमेशा जिद करता है ना, भाई या बहन हमेशा जिद करते हैं। तो मूंग और मोठ क्या है? छोटी बहन है उसकी, वो कह रही है। अब मूंग और मोठ क्या है? किस में आती? दलहनी फसलों में आती है। हालांकि ये सभी दलहनी में, बट हम तो एक स्टोरी बना रहे हैं। मूंग और मोठ जो क्या है? छोटी बहन है, जो किसकी है? राजमा की छोटी बहन है, जो क्या कह रही है कि हम दलहनी फसलों में है, मतलब हम दोनों सेम ग्रुप में, हम सेम है। क्या कहती है वो? सेम है। तो मूंग और मोठ राजमा को क्या कह रही है? मूंग और, याद हो गया ना, मूंग और मोठ जो है वो राजमा को क्या कहते हैं कि हम दोनों क्या है? सेम है। ये जिद कर गया कि भाई हम दोनों तो सेम है। तो ये क्या करता है? फेजियोलाई, है ना। मतलब फेजियो से यूं समझ सकते हैं हंसी आ रही है, या फिर कुछ भी ऐसा आप बना लेना अपने हिसाब से। बाकी ये एक इन सब की स्टोरी हो जाएगी। तो आप इसको फेजियोलाई से याद कर सकते हैं कि मूंग और मोठ जो है वो राजमा से क्या कह रहे हैं कि हम सेम है। मूंग मोठ राजमा से सेम की कह रही है। तो ये सबको एक साथ याद करने की ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राइफोलाई। ट्राई का मतलब क्या होता है? बार बार। और ट्राइफोलाई, फोल मतलब फैल चुका है, यूं मान लो। अब देखो इनका रियल से कोई मतलब नहीं, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मत निकाले ना सर रियल मतलब ये होता है क्या, नहीं। ट्राइफोलाई। और अब क्या होता है? देखो बरसात का समय चल रहा है ना। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारी क्लासेस वगैरह भी इफेक्ट हो जाती है, बरसात आ रही है, लाइट वाइट नहीं आती, क्लासेस नहीं हो पा रही, फिर क्या करें? तो या फिर कोई भी बाहर हमने कपड़े वपड़े सुखा रखे हैं, गेहूं वगैरह सुखा रखे हैं, ऐसा कुछ भी कर रखा है, तो बरसात से क्या वो सारा मामला जो है वो फैल जाता है। जो भी हम काम कर रहे हो काम जो है वो क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाता है, काम फैल गया, है ना। अब बरसात क्या, बरसात भी ऐसा नहीं भाई एक बार फिक्स टाइम पे आ गई जयराम जी उसके बाद नहीं आएगी। बरसात बार बार आती है, ट्राई करती रहती है कि इस बार और फैला दें काम को, इस बार और फैला दें, इस प्रकार से। तो बरसिम को आप यूं समझ लो बरसात। बरसिम मतलब ट्राइफोलाई, बार बार ट्राई कर रही है फैलाने की। कौन? बरसात बार बार ट्राई करने की। तो ट्राइफोलाई को क्या बरसिम से रिलेट करने, बरसिम बरसात थोड़ा सा रिलेटेबल बन रहा है वर्ड, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में ये अगेन इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेलिलोटी। राइजोबियम मेलिलोटी, इसमें क्या क्या आता है? राजमा, मेथी और सेंजी आता है। क्या क्या आता है? राजमा, मेथी और सेंजी आता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पे हमने क्या स्टोरी बनाई थी कि राजमा बड़ा भाई था, जिससे मूंग और मोठ क्या कह रहे हैं कि हम दोनों सेम है। अब ये राजमा बड़ा भाई था, लेकिन बचपन में ये क्या छोटा था। अब बचपन में जो भी बच्चा होता है वो क्या होता है? तोतला बोलता है। कैसे बोलता है? तोतला बोलता है ना। मैं यहाँ डाला हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ऐसे बोलता है। तो राजमा जब छोटा था तो अपनी मम्मी को क्या कह रहा था कि आज मेथी की सब्जी बनती है, आपको पता हो तो, है ना। जैसे पालक के मेथी के पराठे बनाते हैं, सब्जी भी बनती है ना। तो राजमा जो है अपनी मम्मी को क्या कह रहा है कि आज मेरे लिए मेथी की रोटी बना दो। मेरे साथ बोलो, आज मेरे लिए मेथी की रोटी बना दो। तो ये क्या कहता है? राजमा जो है छोटा था, वो अपनी मम्मी को क्या कह रहा है कि मेरे लिए मेथी की सब्जी, है ना, सॉरी रोटी नहीं सब्जी, मेथी की सब्जी बना दो। तो मेरे लिए रोटी, मेरी रोटी के लिए ऐसे मेरे लिए रोटी बना दो, और साथ में राजमा जो कह रहा है वो मेथी की सब्जी बना दो। इससे मेली रोटी, है ना, मेली रोटी मेथी की, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और मेथी की सब्जी या रोटी, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद में है लोटी, है ना। तो ये एक अलग है, इसको आपको याद करने पे घास के लिए, है ना। घास जो है वो क्या होती है? ग्राउंड में होती है, तो वो पूरे ग्राउंड में फैली हुई होती है, तो वो ऐसा लग रहा है कि लेटी हुई है ना। तो लोटी, राइजोबियम लोटी जो है वो घास से संबंधित होती है। ये कुछ ट्रिक्स आप थोड़ा सा रिलेट करके बना सकते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट क्या है हमारा, हमारे अंदर कंफ्यूजन जो होगा वो कहाँ पे होगा? ग्रुप भी याद हो जाएंगे, हमें फसलें भी याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब हमने इतने सारे बॉटनिकल नेम, इतनी सारी सीड डेट, ये सब कुछ याद कर लिए हैं, तो ये 4 वर्ड याद करना नहीं है। लेकिन वहां पे क्या है कि ये ग्रुप अलग अलग आ जाते हैं, है ना, क्रॉस आ जाएंगे कि भाई बताओ इनमें से फेजियोलाई ग्रुप किसके लिए, किस फसल में काम में लिया जाएगा, तो वहां पे गड़बड़ा जाएगा। तो पर्टिकुलर इसको इसके साथ छोटी मोटी कोई भी जैसी भी स्टोरी बने उसके साथ स्टोरी बना के याद रखनी है, ठीक है। चलिए, रोटी खाई आपने? हाँ। और उसके बाद में नेक्स्ट है ब्रेडी राइजोबियम। ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी मतलब ब्रेड आ रहा है इसमें, है ना। तो बचपन में क्या होता था कि सोयाबीन हमारे घर पे रखी रहती थी। मैंने क्या सोचा जब इसको मैंने याद किया था 12th में या फिर 12th के बाद में, ब्रेड रखी रहती थी जो ब्राउनिश कलर की होती है। और एक बार क्या हुआ, पापा जी जो है वो ब्रेड लेके आ गए थे खाने के लिए, तो वो ब्रेड भी ब्राउन कलर की थी, इधर से सोयाबीन रखी थी डब्बे में, ये भी ब्राउन है। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई इस सोयाबीन को कूट के ही ब्रेड बनाई जाती है, सोयाबीन की ही ब्रेड बनाई जाती है।
तो सोयाबीन और ब्रेड को ऐसे रिलेट कर लो कि ब्रेड सोयाबीन की ही ब्रेड बनाई जाती है, तो ब्रेडी राइजोबियम मतलब सोयाबीन, ब्रेडी राइजोबियम मतलब सोयाबीन, ठीक है। उसके बाद में है एजोराइजोबियम, तो एजोराइजोबियम जो है वो ढेंचा के लिए काम आता है। इस प्रकार से आपको थोड़ी सी स्टोरी बना के आप इनको याद रख सकते हो ताकि ये याद रहे, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, राइजोबियम हो चुका है, हम जैव उर्वरकों के बारे में पढ़ रहे हैं, राइजोबियम हो चुका है। अब इसके बाद में एजेटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम भी होते हैं, तो वो तो हैं, वो ये तो सारे के सारा राइजोबियम जो है वो कितना आता है, दलहनी फसलों के काम में आता है, ठीक है। एजोबैक्टर और एजोस्पिरिलम जो है वो अदलहनी फसलें और इनमें काम आते हैं, तो वो किन किन में काम आते हैं वो भी मैं लिखा देता हूं, आपने स्टोरी ये लिख लिया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर जो है खासकर तो ये अदलहनी फसलों में काम आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की अगर हम इसमें बात करते हैं तो जैसे कि गेहूं, जौ, मक्का, सरसों, ठीक है। तो जितनी भी जो अदलहनी फसलें हैं उन सभी में क्या आता है, एजेटोबैक्टर काम में आता है। इसके अलावा एक और है एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम जो होता है ये किन में काम आता है, खासकर ये जैसे कि चावल, ज्वार, गन्ना, बाजरा, धान, ज्वार, गन्ना, बाजरा, इनमें एजोस्पिरिलम काम आते हैं। तो ये दोनों ही जो है वो किन में काम आते हैं, अदलहनी फसलों में काम आते हैं। दलहनी फसलों में तो नाइट्रोजन काम, राइजोबियम काम आ जाएगा, और अदलहनी फसलों में ये दोनों काम आते हैं, एजेटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम। पर्टिकुलर आपको क्रॉप याद रखें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जैव उर्वरक किस फसल में काम में लिया जाता है, ठीक है। एक तो होता है कि भाई जैव उर्वरक कौन सा, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो वहां पे ये पूछा जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर जैव उर्वरक या पर्टिकुलर ये समूह जो है वो किस फसल में काम में लिया जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, हमने पढ़ रहे थे, हम जैव उर्वरकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे जो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये जो हमने जैव उर्वरक पढ़े हैं इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें क्या करना है, उसको उपयोग में लेना है। अभी तक हमने परिभाषा पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, परिभाषा फिर उनका वर्गीकरण समझ लिया था, हमें ये भी समझ में आ गया है। अभी तक इस क्लास में हमने जो पढ़ा है कि भाई ये प्रजातियां होती हैं जो इस प्रकार की या फिर इन फसलों में काम में ली जाती हैं। अब बात आती है कि इनको प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो हेडिंग डालना जैव उर्वरकों की प्रयोग विधि। जैव उर्वरकों की प्रयोग विधि। जैव उर्वरक जो है वो खासकर बेटा मुख्यतः 3 प्रकार की विधियों से काम में ले सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, मतलब 3 प्रकार से हम इनको फसलों में काम में ले सकते हैं। जिसमें एक काम करते हैं, हम इसको टेबल रूप में बनाते हैं, शॉर्ट एंड शीट में समझ में आ जाएगा। खासकर 3 प्रकार से हम काम में ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बीजोपचार के द्वारा, ठीक है। सबसे पहला जो आता है वो है बीज उपचार करके, दूसरा जो आता है हमारा वो है कंद उपचार, और तीसरा जो आता है वो है हमारा मृदा उपचार। तीसरा जो आता है वो कौन सा होता है, मृदा उपचार। मृदा का उपचार करके भी काम में ले सकते हैं। पहले बेसिकली मैं आपको बता दूं, फिर इनके बारे में डिटेल समझेंगे। हमें क्या करना है, जैव उर्वरकों को प्रयोग में करना है। अब देखो जैव उर्वरक जो है, पहले तो ये समझ लो कि राइजोबियम जो है, देखेगा नहीं, राइजोबियम जो है ना, वो क्या होता है, पैकेट में आता है बेटा। किस में आता है, पैकेट में आता है, और वो पैकेट कैसा होता है, 200 ग्राम का पैकेट होता है। राइजोबियम जो है एक पैकेट में आता है, पाउडर फॉर्म में होता है,
और ये 200 ग्राम का एक पैकेट होता है। एक बेसिक क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है कि राइजोबियम का पैकेट जो है वो कितने ग्राम का होता है। तो कितने ग्राम का होता है, हमेशा रिमेंबर रखना 200 ग्राम का होता है, 200 ग्राम्स का होता है। ठीक है, अब ये जो हम जैव उर्वरक लाते हैं इनको हम अलग अलग प्रकार से फसल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको हम बीजोपचार एज ए सीड ट्रीटमेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। तो जिसमें क्या होगा, देखो कंसेप्ट समझो, थ्योरेटिकली हम बाद में आ जाएंगे। बीजोपचार द्वारा कर सकते हैं, मतलब बीजों को हम उपचार करेंगे। अब लेकिन चूंकि हमें पता है कि राइजोबियम या फिर जो भी जैव उर्वरक हैं, हमने लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन में कि ये जैव उर्वरक जो होते हैं इनमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं इसमें, जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कैसे होते हैं, जीवित अवस्था में होते हैं, राइट। तो उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी वो जीवित लंबे समय तक रह पाएंगे। तो बीजोपचार में क्या होता है, कहानी सुन लो पहले। बीजोपचार में क्या होता है कि हमने एक तरफ, आप इमेजिन करो कि भाई राइजोबियम से हमें बीजोपचार करना है। राइजोबियम का पैकेट हमने पास में लाके रख रखा है जो 200 ग्राम का है, एक पैकेट है ना, और उसके अंदर क्या है, राइजोबियम जीवाणु है जो कैसी अवस्था में है, जीवित अवस्था में है। अब उसको जिंदा ही हमें रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एनवायरमेंट देना है। तो हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी में गुड़ लेते हैं। गुड़, क्योंकि गुड़ में क्या शर्करा है, तो गुड़ एक भोजन का कार्य करता है सूक्ष्म जीवों के लिए, है ना। गुड़ लेते हैं और गुड़ का एक घोल बना लेते हैं। जैसे हम पुआ बनाते हैं ना, पुआ आपने समझो एक स्वीट मिठाई होती है गुड़ के घोल की, उसमें फिर हम आटा वगैरह डाल के फिर तलते हैं। तो हम यहाँ पे वो सारी रेसिपी नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुड़ का एक घोल बना लेंगे। ठीक है, घोल बना लिया, गुड़ को, पानी को गर्म करेंगे, उसमें गुड़ डालेंगे, घोल बन चुका है, इस पानी को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, घोल को ठंडा हो जाएगा, हो गया ठंडा, नॉर्मल ठंडा हो गया। ये जो हमारा पैकेट रखा है कितने ग्राम का है, 200 ग्राम का है। इस पैकेट को हम क्या करते हैं, इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया है ना, ये हमारा क्या बन गया है, एक मीडियम बन चुका है, एक कल्चर बन चुका है। ये जिसको हम क्या कहेंगे, राइजोबियम कल्चर कहेंगे, क्योंकि इसमें हमने गुड़ का ये जो घोल था जो ठंडा हो गया, और इसमें हमने इसको राइजोबियम को डाल दिया है। अब गुड़ का ही घोल क्यों लिया, इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा बाद में, है ना, रीजन बताऊंगा क्यों लिया है। गुड़ का घोल बना लिया, उसमें हमने राइजोबियम का पैकेट डाल दिया, ये हमारा क्या बन गया है, राइजोबियम कल्चर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, बीज उपचार करना है। तो भाई बीज खाएं, आपने देखा नहीं, बीज ये रखा सामने, बीज भी तो लाके रखा था मैंने। यहाँ राइजोबियम का पैकेट रखा है, यहाँ गैस स्टोव रखा है जहाँ पे मैंने गुड़ का घोल बनाया, और ये यहाँ पे बीज रखा है। बीज मुझे जिस फसल में डालना है, ठीक है, हमें पता है कि भाई कौन सी प्रजाति किस फसल में काम में लेनी है, उसका बीज उठा के रख लिया। कितना बीज लेंगे ये डिपेंड करेगा कि वो फसल कौन सी है और कितने एरिया में हम काम ले रहे हैं, उतना बीज हमने ले लिया, जो भी 5-10 किलो जितना भी लेना था ले लिया। अब इस बीज को हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे क्या रखा है बताओ, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे एक जो खराब जो वो होती है ना, अपने क्या बोलते हैं, चटाई वगैरह कुछ भी है वो रखा है। देखो इसको गौर से, यहाँ रखा है, यहाँ पे खराब चटाई वगैरह है, उस पर मैंने इस बीज को क्या कर दिया, बिखेर दिया है, दाने दाने के रूप में इसको बिखेर दिया है। अब मैं एक चित्र बना देता हूँ आपके लिए। ये एक चटाई है, ठीक है, जिसपे मैंने बीज को दानों दानों में बिखेर दिया है इस प्रकार से, ठीक है, ये बिखेर दिया है। इधर यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे गैस स्टोव रखा है, ठीक है, जिसमें क्या है, गुड़ के ढेले हैं, ये आग लग रही है इसमें नीचे, ये गर्म हो रखा है। ये जो है वो 200 ग्राम का राइजोबियम का पैकेट है, और ये तपेली है। ये 200 ग्राम का राइजोबियम का पैकेट मैंने इसमें डाला, ये क्या बन गया है, राइजोबियम कल्चर बन गया है। क्या बन गया है, राइजोबियम कल्चर बन गया है गुड़ के साथ में। इस गुड़ को मैंने इसमें डाला है, तो अब ये क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। इस गुड़ को मैंने जितनी भी गैस थी वो निकल चुकी है, और ये क्या हो गया है, ठंडा हो गया है, ठीक है। जो मेरे पास में बीज था, सीड जो था, वो सीड सारा का सारा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बिखेर के, ये जो चद्दर है इस पे बिखेर के मैंने यहाँ पे एक पतली परत के रूप में इसको मैंने यहाँ रख दिया है ना। ये हमने क्या बना लिया, राइजोबियम कल्चर बना लिया, जो इसमें ठंडा है, ये आ गया है। और हमारा जो बीज था जो हमें उपचारित करना था वो हमने यहाँ पे बिखेर दिया है। अब क्या करूंगा, लिक्विड रूप में है ये, है ना, क्योंकि घोल है, गुड़ का घोल है, ये क्या है, गुड़ का घोल है। तो अब ये जो बीज मैंने बिछा रखा, सपोज करो यहाँ पे बीज मैंने बिछा रखा है, तो इस घोल को मैं लूंगा हाथ में और यूं छिटकते हुए जाते हैं ना, ऐसे प्रकार से तो छिटकते। अब हमें जैसे हमारे मिट्टी वगैरह को गीला करना होता है बरसात के गर्मी के समय में, ये तो घर से बाहर, तो उससे हम हाथ से यूं छिटक के इस पे क्या करेंगे, इस पूरे के अंदर हम इसको छिटक देंगे। पूरे के अंदर हम क्या कर देंगे, पूरा जो बीज बिछा हुआ उस पर छिटक देंगे, जिससे क्या होगा कि ये प्रत्येक बीज जो है वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक बीज जो है वो भीग जाएगा। किससे भीगेगा, ये जो गुड़ का घोल है इससे ये भीग जाएगा। देख पा रहे हो, ये बीज जो है ये पूरा इसमें भीग गया है।
अब आपने कभी एक चीज नोट की, जब हम कुछ भी मीठा कार्य करते हैं, मीठा घोल हम हाथ से मिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब वो हाथ में सूखने लगता है तो जम जाता है, चिपचिपा हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता, अंगुली चिपकने लगती है इस प्रकार से। तो ये भी क्या है, गुड़ का घोल है, और जैसे हमने उसमें बीज पे डाला है द्रव अवस्था में, लेकिन थोड़े समय बाद में ये जो है सूखने लगेगा, और सूख कर ये क्या हो जाता है, उस बीज में चिपक जाएगा। तो बीज के बाहर ये एक आवरण बना लेगा। सपोज करो ये हमारा बीज है, ये हमारा बीज था, ठीक है, उसके ऊपर ये हमारा गुड़ का घोल आ गया, इसने एक आवरण बना लिया है, इस प्रकार से आवरण बन जाएगा। दिख पा रहा है ना आपको, हाँ, आवरण बन गया है। अब राज की बात क्या है, राज की बात ये है, ये देखने में तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो बीज है ये गुड़ के घोल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन राज की बात यह है कि इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने राइजोबियम मिला दिया था। क्या कर दिया था, राइजोबियम जीवाणु मिला दिया था, जो जीवित अवस्था में है। ये यहाँ पे है, यहाँ से इस प्रकार से, तो यहाँ पे ये राइजोबियम जीवाणु जो है वो इसमें बीज के घोल में, इस बीज के साथ में रहेंगे। अब चूंकि राइजोबियम को अगर हम डायरेक्ट ही अप्लाई करते हैं मृदा के अंदर तो बेचारा मर जाता, लेकिन अब ये बीज राइजोबियम जो है वो गुड़ के घोल के साथ में है, तो गुड़ एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट, एक तरीके से उसके लिए भोजन का कार्य करेगा। तो जब तक ये बीज के साथ में है राइजोबियम, तो गुड़ का घोल जो ये है एक मीडियम तैयार हो चुका है, ये क्या करेगा, इसके लिए भोजन का कार्य करेगा। तो गुड़ ही लेने का रीजन क्या हो गया, दो रीजन हो गए हैं। पहली बात तो शर्करा है, चिपचिप होकर उससे बीज से चिपक चुकी है। दूसरी बात, गुड़ चिपकने के साथ में उसके अंदर जो राइजोबियम था वो भी सुव्यवस्थित वहीं है, कहीं नहीं जाएगा। अब इस बीज को छोड़ के ये नहीं जाएगा, वरना तो सिंपल ही हम राइजोबियम डालते बीज के ऊपर तो क्या होता, राइजोबियम उड़ जाता, मर जाता, कुछ भी हो सकता। उड़ना मतलब कि गायब हो जाता वातावरण में, ठीक है, मर जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब इस बीज को हम क्या करते हैं, आगे जाके हमारा जो खेत होता है वहां पे जाके उसको अप्लाई कर देते हैं। मैंने जो भी बुआई करूंगा, मैं जो भी दाल लेके आऊं उसकी मैं क्या करूंगा, वहां पे बुआई करूंगा, है ना, बुआई करूंगा। तो अब जैसे बुआई करेंगे, ये हमारा खेत है, ठीक है। अब हमें पता है कि बीज को हम कहां पे डालते हैं, जुताई करके बीज को हम नीचे डालते हैं, है ना, जमीन के अंदर नीचे रखते हैं, और वहां पे उस बीज के साथ में ऑलरेडी क्या हो रहा है, बीज के साथ में ऑलरेडी यहाँ पे इसका आवरण बना हुआ है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इस बीज के आवरण के रूप में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित है ना। अब ये जीवाणु राइजोबियम जो है इसको भोजन मिल रहा है, ध्यान रखना, ये भूखा नहीं मरेगा, इसको भोजन मिल रहा है। जैसे ही बीज यहाँ से अंकुरित होने लगेगा, जैसे ही बीज यहाँ से अंकुरित होने लगेगा, तो इसको क्या है, इसको पोषक की आवश्यकता होगी, पोषण की आवश्यकता होगी, है कि नहीं। बच्चा जब धीरे धीरे से बड़ा होता है तो उसको पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे ये बड़ा होगा, इसको पोषण की आवश्यकता होगी पौधे को। और ये राइजोबियम जीवाणु है, ये भी अब क्या है कि धीरे धीरे मृदा के अंदर स्टेब्लिश हो जाएंगे, और ये अपना काम करने लग जाएंगे। तो ये क्या काम करेंगे, वो जो नाइट्रोजन थी उसको ये ग्रहण करेंगे और पौधे को प्रदान कराने लग जाएंगे। तो दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। इधर से ये भी नया है, राइजोबियम जीवाणु भी, और पौधा भी नया है, तो दोनों ही अपना काम शुरू से ही करने लग जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है राइजोबियम को खेत में अप्लाई करने का, या फिर बीज के साथ अप्लाई करने का। इस प्रकार से दोनों काम, ये अपना काम करता रहेगा, उसको पोषक तत्व मिलते रहेंगे, और बचपन से ही वो दोनों साथ साथ रहेंगे, जय वीरों की तरह, है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको सहजीवन यापन कहते हैं, सहजीवी बोलते हैं। तो पूरी कहानी समझ में आ गई आपको बीजोपचार की, है ना। अब कितनी मात्रा में ये सब क्वांटिटी क्या रहती है वो हम बता दूंगा मैं आपको, लेकिन कहानी क्या है वो समझ में आ जानी चाहिए कि बीजोपचार राइजोबियम के द्वारा किस प्रकार से करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर जरूरत पड़े तो। बाकी आपको सिंपल सी क्या क्या चीजें, 200 ग्राम का पैकेट लेते हैं, घोल बनाते हैं, उसमें डालते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, और फिर बीज को चादर के रूप में बिछा के बीज के ऊपर उनको छिड़क देते हैं। ये सिंपल सी इसकी स्टोरी है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से क्या किया जाता है, बीजोपचार किया जाता है। अब कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या ले जाएगा, तो 10 केजी बीज के लिए आधा लीटर पानी में, 10 केजी बीज के लिए आधा लीटर पानी में, आधा लीटर पानी लेंगे, है ना, और उस आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़, 50 ग्राम गुड़ घोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, 10 किलो बीज के लिए, 10 किलो मैं नहीं दिख रहा हूं आपको, 10 किलो बीज के लिए आधा लीटर, मतलब आधा लीटर पानी लेते हैं, और उस आधा लीटर पानी में 50 ग्राम क्या मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं। ये हमारा जो मेथड तैयार होगा ये किसके कितने लिए होगा, 10 किलो बीज के लिए तैयार होगा। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो उसमें ज्यादा करेंगे। फिर इसमें क्या करते हैं, फिर इसके अंदर इसमें 200 ग्राम मतलब एक पैकेट कल्चर मिला देते हैं। इसमें 200 ग्राम, या यूं लिख सकते हैं कि एक पैकेट राइजोबियम मिला देते हैं, राइजोबियम मिला देते हैं, और इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, राइजोबियम कल्चर जो है तैयार हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी आपको याद रखनी है कि
10 किलो बीज के लिए, जितना भी हुआ 10 किलो बीज के लिए कितना काम में लेते हैं, आधा लीटर पानी में कितना गुड़ काम में लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार एग्जाम में, कितना गुड़ काम में लेते हैं, सिर्फ 50 ग्राम गुड़ काम में लेंगे। और इसमें 50 ग्राम इस गुड़ के घोल में कितना डालेंगे, सिर्फ 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर डालेंगे, मतलब 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का डालेंगे। इस प्रकार से सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, फिर बीजोपचार इसके द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरा है उसके बाद में कंद उपचार। कंद उपचार या फिर इसको हम कह सकते हैं कंद या पौध उपचार। पहले तो समझिएगा इसमें क्या होता है, अभी तक तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। पौध उपचार क्या होता है, देखो अब सारी फसलें ऐसी भी नहीं होती कि सभी का भाई बीज होता है। कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिनकी क्या तैयार की जाती है, पौध तैयार की जाती है, फिर जिनके कंदों को, कंद मतलब जैसे आलू वगैरह, इनके कंदों को हम क्या करते हैं, एज ए सीड काम लेते हैं। ऐसी भी कुछ फसलें होती हैं, राइट, होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो उनको किस प्रकार से कल्चर से उपचार करेंगे, उनको किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, तो इनमें हम क्या करते हैं, नर्सरी के अंदर हमने पौध तैयार की है, या फिर किसी का भी हम कंद काम में ले रहे हैं तो उसका हमने कंद काम में ले लिया, आलू वगैरह जैसे ले रहे हैं तो काट लिया, गन्ने वगैरह, ठीक है। अब इनका क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो कल्चर है, कल्चर का घोल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कल्चर का घोल बनाना पड़ेगा। और उस घोल के अंदर ये जो पौध है इसको डुबोएंगे, इसकी जड़ों को डुबोएंगे। किसको, पौध जो है, जैसे सपोज करो किसी की भी पौध लेके मैं जा रहा हूं, डायरेक्ट खेत में अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इस कल्चर के घोल में इसको जड़ को डुबो के रखेंगे, ताकि जड़ें जो हैं उससे ये कल्चर का जो घोल बनाया हमने, अब क्वांटिटी में बता दूंगा, कल्चर का घोल, जैसे कि ये कल्चर का घोल बना हुआ है, ठीक है, ये कल्चर का घोल बना हुआ है। तो इसमें जो हमारा गुच्छा जो होता है, पौध का जो गुच्छा होता है, इस प्रकार से यहाँ पे बंधा होता है, इसकी जड़ें निकली होती हैं, उनको थोड़ी देर के लिए उसमें क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं, ताकि जड़ों में यह प्रवेश कर जाएगा इस प्रकार से, और जड़ों से ये चिपक जाएगा, है ना, आवरण बना लेगा। जैसे यहाँ पे बीज का आवरण बना है, उस प्रकार से जड़ों पर यह चिपक जाएगा। फिर इस पौध को ले जाके हम क्या करते हैं, आगे जाके जो हमारा खेत होता है वहां पे उसको लगाते हैं। जैसे ही इस पौध को हम लगाएंगे तो इसकी जड़ों में यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइजोबियम आ जाएगा। तो जैसे ही पौधा वृद्धि करने लगेगा, राइजोबियम भी अपना काम करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से पौध या कंद का उपचार हम कर सकते हैं। ये क्या है, राइजोबियम सॉल्यूशन है, राइजोबियम विलयन है। ये क्या है, राइजोबियम विलयन या घोल, राइजोबियम घोल है। तो उसमें डुबो के हम इनको खेत में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इससे प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, 200 ग्राम के 20 पैकेट लेते हैं। मतलब इसमें एक सेकेंड, ये लिख लिया, मैं मिटा रहा हूं उस डायग्राम को, ठीक है। क्या करते हैं, पहले तो घोल बनाएंगे, है ना। तो 200 ग्राम के कई सारे पैकेट लेते हैं, 200 ग्राम के 5 पैकेट, ठीक है। मतलब 5 चौका 20, कितना हो जाएगा, लगभग ये 2 kg हो जाता है। 20 पैकेट लेते हैं, सॉरी 20 पैकेट लेते हैं। 200 ग्राम के 20 पैकेट लेंगे तो इसमें एक में 200 आता है, तो कितना हो जाएगा, 4 kg हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा। मतलब 4 kg क्या हो गया, राइजोबियम हो गया। 4 kg राइजोबियम है। इस 4 kg राइजोबियम को हम क्या करते हैं, 4 kg जो राइजोबियम है इसको 20 से 25 लीटर पानी के घोल में तैयार करते हैं। 20 से 25 लीटर पानी का घोल, है ना। घोल बनाएंगे, बस सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल घोल बना होता है। घोल बनाएंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इस प्रकार से घोल बनाते हैं। और उस घोल के अंदर क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन हमने बना लिया है, ठीक है। ये सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, ये कितना है, 20 से 25 लीटर है, जिसमें कितना है, 4 kg। 4 kg क्या है, राइजोबियम है। इसका घोल बना हुआ है। अब जैसे ही जो हमारी पौध होगी, उस पौध की जो जड़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, इसमें डुबो के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर बाद में इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते ही हम उसको खेत में अप्लाई कर देते हैं, इस प्रकार से। बस, तो इसमें क्या होता है, पौध या जो कंद होती है उसको इस प्रकार से घोल में उपचार करके डुबो के फिर आगे लेके जाएंगे, तो जड़ों में क्या होगा, राइजोबियम कल्चर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं। तीसरा है हमारा मृदा उपचार, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मृदा उपचार मतलब अभी तक तो हमने क्या किया था, हम फसल की तरफ थे कि फसल का अगर बीज है तो बीज को तैयार करके मृदा में डाल दिया है, या फसल का अगर पौध है ना, पौधशाला से पौध ला रहे हैं तो उसको ले जाके हमने क्या कर दिया, खेत में डाल दिया। लेकिन अब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि भाई फसल को रहने दो, फसल को मत छेड़ो, आप इधर जाओ, खेत की तरफ आ जाओ, है ना। खेत को सही कर दो, खेत को राइजोबियम से उपचारित कर दो, खेत मतलब मृदा को राइजोबियम से उपचार कर दो। जो भी हम इसमें फसल लगाएंगे वो उसमें ऑलरेडी राइजोबियम है, तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो तीसरा प्रकार क्या कर सकते हैं हम,
कैसे इसको काम में ले सकते हैं जैव उर्वरकों को? मृदा उपचार के द्वारा, कि भाई वो जो मृदा है उसी को उपचारित कर दो, उसी में राइजोबियम डाल दो। लेकिन अब उस मृदा के अंदर समझने वाली बात यह है बेटी कि मृदा के अंदर अगर हम डायरेक्ट राइजोबियम कल्चर डालेंगे या कोई भी जैव उर्वरक डालेंगे तो वो वायुमंडल में उड़ जाएंगे जीवाणु जो है, या फिर खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे अगर सुटेबल एनवायरमेंट नहीं मिला तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा राइजोबियम कल्चर जो होता है, जो जैव उर्वरक होते हैं उसको सहारा देते हैं, है ना। और दूसरी एक बात और, एक तो ये कि डायरेक्ट हम उसको प्रयोग में नहीं ले सकते हैं, दूसरी बात क्या है, राइजोबियम कल्चर जो है वो पैकेट होता है, उसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है ना। जैसे 200 ग्राम में बहुत सारे जीवाणु, अब 200 ग्राम को अगर मैं भुरकूंगा भी, 200 ग्राम में कितना है, ये इतने से एरिया में जाके वो खत्म हो जाएगा, तो उसमें नंबर ऑफ जीवाणु जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे चाहिए कि भाई इस पूरे खेत के लिए सिर्फ 200 ग्राम राइजोबियम काफी है, तो मुझे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी होगी, है ना। वरना अगर मैं प्योर राइजोबियम या फिर प्योर जैव उर्वरक प्रयोग करने लगा तो बहुत ज्यादा उसमें यूज हो जाएंगे, जो फिर हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि अति हर चीज की हानिकारक होती है। तो मैं क्या करूंगा, वो जो जैव उर्वरक जिसको मैं उपचारित कराऊंगा उसमें मैं कुछ मिला दूंगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, है ना। जैसे कि आपको पता होगा तो हम जो छोटी फसलें, छोटी बीज वाली फसलें होती हैं उनको उपचार करते हैं, जैसे कि तिल का आपको पता है। तिल अब एक तो है कि जैसे आप गेहूं वगैरह को यूं भुरक के हम छिड़कते हैं ना, भुरक के हम बुआई करते हैं तो आराम से कर सकते हैं, यूरिया वगैरह भुरकते हैं। एक हो गया कि जैसे कि तिल वगैरह, अब आप तिल इतना सा बेचारा एक मुट्ठी का यूं करोगे तो वो सारा यहीं बिखर जाएगा, लेकिन वो 1-2 मुट्ठी हमारे तिल जो है एकड़ के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, या तो उसमें मिट्टी हम मिलाते हैं, या खाद उसमें मिलाते हैं, या गोबर की खाद जो छनी हुई अच्छी गोबर की खाद है वो मिलाते हैं, वो मिला के उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तिल इतना सही था लेकिन उसमें वो सब मिला के उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। अब उसको हम जब छिड़केंगे तो कम मात्रा में तिल जाएगा, है कि नहीं। तो वही चीज हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीवाणु का कल्चर का हम पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अगर प्योर यूज किया तो वो थोड़े से एरिया में ही खत्म हो जाएगा, तो हम उसमें बढ़ा दिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो बलुई मृदा काम में ले सकते हैं, या FYM गोबर की खाद वगैरह जो है प्योर, जो छनी हुई अच्छी बारीक, वो काम में लेके उसको मिला के फिर उसको मृदा में उपचार करते हैं, फिर उसमें जुताई वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार से मृदा उपचार के द्वारा भी हम जैव उर्वरकों का काम में ले सकते हैं। ठीक है, लिखिएगा इसमें 200 ग्राम के 25 पैकेट लेते हैं, मतलब 5 kg जैव उर्वरक 50 किलो कंपोस्ट खाद के साथ में मिलाकर बुआई के 24 घंटे पूर्व मिलाए हैं। ठीक है, 200 ग्राम के 25 पैकेट लेते हैं। 200 ग्राम के 25 पैकेट, 25 दूनी 50, मतलब कितना हो गया, 5000 ग्राम, 5 kg हो गया, 5 kg 5 kg राइजोबियम जो है इसमें, अब ये 5 kg राइजोबियम हम लेंगे मृदा के लिए, और ये कितनी मात्रा में लेंगे, 5 kg जो है वो 50 किलो कंपोस्ट के साथ में, 5 kg प्लस 50 kg खाद लेके ये हम इसको उपचार करेंगे। बुआई के 24 घंटे पहले हम इसको डाल देते हैं। क्या करते हैं, बुआई के 24 घंटे पूर्व हम उसको क्या करते हैं, मृदा में डाल देते हैं। और क्योंकि 24 घंटे पहले वो एक्टिव होगा, जब तक हम फसल डालेंगे तो वो बुआई करेंगे, तो बुआई करते ही क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, फसल को नाइट्रोजन वगैरह प्रदान कराने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम मृदा उपचार करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया है, ये तीनों पढ़ लिए हैं बेटा, कि जैव उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, 3 विधियों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको नोट्स बना रखे हैं, नोट्स जो बता रखे हैं, भेज रखे हैं मैंने, स्टडी मटेरियल जो डाल रखे हैं वहां पे इनको डिटेल में ये सारी चीजें पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। समझा मैंने आपको दिया शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। बीजोपचार कर सकते हैं, मैंने बता दिया था गुड़ का सॉल्यूशन बना के। पौध उपचार कर सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें पौध को डुबोते हैं। और तीसरा मृदा उपचार करते हैं, जिसमें क्या होता है कि मृदा के अंदर वो जो जैव उर्वरक है उसको खाद के साथ में मिलाकर मृदा में उपचार करते हैं बुआई के 24 घंटे पहले ही। ऐसा भी नहीं कि 10 दिन पहले ही कर दिया फिर बुआई की बात कर रहे हैं, बुआई के कुछ मतलब 1 दिन पहले हम उसको बुआई करके इसको मृदा उपचार हम कर सकते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख लीजिएगा इस टेबल को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जैव उर्वरक थे जो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम वगैरह जो काम में ले जाते हैं, ये सारा कंप्लीट होता है हमारा। और इसी के साथ में अब इसमें कुछ चीजें और बच गई हैं जैव उर्वरकों की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि एक तो BGA, ब्लू ग्रीन एलजी, नील हरित शैवाल, जिसको काई जो होती है ना, काई जो होती है उसका प्रयोग भी हम एज ए बायो फर्टिलाइजर करते हैं। और एक बच गया हमारा एजोला का भी हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में, एज ए बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं। तो उनके बारे में देख लेते हैं कि कितनी मात्रा में लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालना नील हरित शैवाल।
क्योंकि ये जो नील हरित शैवाल है या फिर एजोला है, ये क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं भाई साहब, तरीके से करते हैं, मतलब अधिक मात्रा में करते हैं। सो हेडिंग डालिएगा बीजीए। इसको हम काई भी बोलते हैं ना, काई शैवाल, क्या बोल सकते हैं इसको, काई शैवाल भी बोलते हैं। तो एक तो है कि इसको ब्लू ग्रीन एल्जी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम एक और है, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, तो इसे हम, साइनोबैक्टीरिया क्या है, बीजीए ही है, तो साइनोबैक्टीरिया भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक विशेष संरचना होती है, हिस्टेरोसिस्ट पाई जाती है, इसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है, इसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट। एक विशेष संरचना हेटेरोसिस्ट पाई जाती है, जो क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। किसका काम करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। तो हम कहते हैं ना कि भाई बीजीए नील हरे शैवाल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो उसमें क्या है, विशेष प्रकार की संरचना हेटेरोसिस्ट पाई जाती है, वो ये मेन काम करता है, वो संरचना जो है वो ये मेन काम करती है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यह शैवाल नील हरित शैवाल जो है, यह 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि कितना, क्योंकि सभी का यही पूछा जाएगा कि कौन कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्योंकि काम क्या है इनका, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन क्या करता है, यह फिक्सेशन करता है, 20 से 25 या फिर 20 से 30, इसको 30 कर लीजिए, 20 से 30 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, स्थिरीकरण करता है। इसकी कुछ प्रजातियां भी होती हैं, बीजीए जो है इसकी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि नोस्टॉक साइटोनिया एनाबिना, नोस्टॉक साइटोक और एनाबिना, ये सारी प्रजातियां भी होती है जो इसमें काम में ली जाती हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है। चलिए, तो बीजे समझ में आ गया। बीजे के बारे में आपको 2-3 चीजें याद रखनी, खासकर ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कितनी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और एक इसकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो काम में ली जाती है। खास करके नोस्टॉक और एनाबीना को ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से नोस्टॉक क्या है, या फिर एनाबीना क्या है, या फिर बीजे की कौन सी प्रजाति है, कौन सी नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रजातियों का क्वेश्चन बनता है, और ये कितनी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये भी इसका भी क्वेश्चन बनता है, जो आपको याद रखना है। तो बीजे खत्म हो चुका है। अब उसके बाद में एक और हमारा जैव उर्वरक है, जो अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है एजोला। हेडिंग डालिएगा एजोला, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, नेक्स्ट कौन सा है, एजोला। एजोला क्या होता है, पहले तो हमें ये समझ होता है, एजोला जो है ये पानी पे तैरने वाला होता है। पानी पे तैरने वाला एक विशेष प्रकार का फर्न है, जो बीजीए के साथ मिलता है ना, बीजीए की सहायता लेता है, बीजीए के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ओके, समझ में आ गया।
जैसे कि आपने देखा होगा धान, इसके लिए क्या है कि पानी स्थिर भरा हुआ रहना चाहिए क्योंकि ये पानी पर तैरता है। और बीजे के साथ में मिलकर, बीजे मतलब काई, काई के साथ में मिलकर यह क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नाइट्रोजन बीजीए में भी कौन सी, एनाबीना जो इसकी प्रजाति है, लिख लेना यहाँ पे देखेगा लास्ट में। हाँ, बीजीए में भी एनाबीना जो हमने भी पढ़ा था, एनाबीना प्रजाति जो है उसके साथ मिलकर यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है। और यह जो होता है कितनी, यह 40 से 100 केजी पर हेक्टेयर क्या कर देता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कितनी, 40 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो होता है एजोला जो होता है, इसकी हम बात करते हैं तो एक चीज और लिख दें, यह चारे के रूप में भी काम में लिया जाता है पशुओं को, इसमें क्योंकि काफी सारी नाइट्रोजन होती है ना, जो पशु जो होता है उसको काम लेते हैं, पशुओं को चारा या आहार ले सकते हैं, आहार के रूप में भी काम में लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम प्रतिदिन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि प्रतिदिन कितनी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो प्रतिदिन यह है 1 से 1.5 kg पर डे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कौन, एजोला, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, 1 से 1.5 kg नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्रतिदिन, ये भी आप लिख लेना। और ओवरऑल अगर पूछा जाता है ओवरऑल का क्वेश्चन, तो ओवरऑल ये है 40 से 100 kg नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज बच गई इसमें, अगर इसके प्रयोग की बात की जाती है, इसका प्रयोग कितना करना चाहिए तो पहली बात तो यह है जो है खासकर सिर्फ और सिर्फ धान में ही प्रयोग किया जाता है। आप तो ये बात ध्यान रखना, ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था। एजोला जो होता है, एजोला या बीजीए सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर धान में ही प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के लिए ही क्या है कि पानी भरा हुआ रहना आवश्यक है। अब गेहूं में तो पानी भर के रखोगे नहीं, वरना पता चला कि जिस फसल के लिए हम इनको काम ले रहे हैं वो फसल ही निपट गई है बेचारी, है ना। तो इसलिए धान की फसल में पानी भरा हुआ रहता है, तो उन फसलों में, उस फसल में यह काम में लिए जाते हैं बीजीए और एजोला। ठीक है, तो धान में ही काम में यह सिर्फ लिया जाता है। और धान में भी 1 टन एजोला प्रति हेक्टेयर, 1 टन एजोला प्रति हेक्टेयर बुवाई के 7 दिन पहले, 7 दिन पहले हम इसको काम में लेते हैं। 1 टन 1 हेक्टेयर में हम काम में इसको लेते हैं 7 दिन बाद, सॉरी 7 दिन पहले नहीं, 7 दिन बाद काम में लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि पानी भर देंगे, बुआई कर दिया है, फिर उसके बाद में हम इसको काम लेते हैं। कितनी मात्रा में काम लेते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। 1 टन प्रति हेक्टेयर हम एजोला काम में लेते हैं, ये चीज है। तो इस प्रकार से ये एजोला भी हो गया। 2-3 चीजें ध्यान रखना है आपको। एक तो इसमें भी क्वेश्चन कौन सा बनेगा, ये कि कितनी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो 40 से 100 केजी सबसे ज्यादा यही करता है, ध्यान रखना। 40 से 100 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन यह करता है। और अगर प्रतिदिन का पूछा जाता है तो प्रतिदिन 1 से 1.5 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन यह करता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये चैप्टर अपना फिनिश हो चुका है। जैव उर्वरक वाला जो चैप्टर था ये हमारा खत्म हो गया है। इसमें हमने जो भी चीज थी सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। अब इसमें एक और है, ये तो थे हमारे जितने भी जैव उर्वरक जो हमने पढ़े हैं, वो कौन कौन से पढ़े हैं। जैव उर्वरक जितने भी हमने पढ़े, ये नाइट्रोजन वाले हैं, राइजोबियम वाले, ये सब भी हमने नाइट्रोजन पढ़े। फास्फोरस और पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो उसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम उनको बता चुके हैं। तो फास्फोरस में कौन कौन से काम आते हैं, फास्फोरस में सॉल्युबल बैक्टीरिया, फिर सॉल्युबल फंजाई और ये सब काम में लिए जाते हैं। फास्फोरस का अगर क्वेश्चन आता है तो एक आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, उसमें माइक्रोराइजा के बारे में क्वेश्चन बनता है। ओके, माइक्रोराइजा जो क्या होता है, यह एक बहुशाखी कवक तंतु है जो क्या करता है, पौधे की जड़ों में प्रवेश करके। फास्फोरस में क्या होता है, देखो नाइट्रोजन में तो क्या था कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी, उसको ये जीवाणु ग्रहण करके पौधे को प्रदान कराते हैं। फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस जो है वो अघुलनशील अवस्था में होती है ना, उसको घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट करना होता है, ये काम है। तो ये काम कौन करते हैं, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, ये सब काम करते हैं। ये क्या करते हैं, अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करके पौधे को प्रदान कराते हैं, जिससे पौधे को फास्फोरस जो है वो मिल जाती है और वो अपनी वृद्धि और विकास जो है वो अच्छे से कर सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर भी इसमें अगर हम कुछ देखते हैं, मैं आपको लिखा देता हूं, इसको लिख लीजिए। ये सारी चीजें ही इसमें काम में ली जाती हैं, कई सारे फास्फोरस सॉल्युबलाइजेशन बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, या एक्टिनोमाइसिटीज हो गया।
फास्फोरस में अगर क्वेश्चन यही बनता है कि निम्न में से फास्फोरस स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, तो आपको उनके बारे में लिखना है। फास्फोरस विलय जैव उर्वरक। हेडिंग डालना नेक्स्ट, वो तो नाइट्रोजन वाले थे, फास्फोरस विलय जैव उर्वरक। और कभी कभी तो क्या होती है, इनकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, ठीक है। तो जैसे कि PSB हो गया, फास्फोरस सोल्यूबल फंजाई हो गया, या PSA हो गया, इन तीनों की फुल फॉर्म जो है वो पूछी जाती है। तो फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन बिफोर बैक्टीरिया, ठीक है। PSB फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन बैक्टीरिया, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु होता है, ठीक है। उसी प्रकार से PSF फुल फॉर्म याद रखना, PSF फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन, F का मतलब होता है फंजाई, F का मतलब क्या हो जाएगा, फंजाई। और उसके बाद में PSA तो फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन, A फॉर एक्टिनोमाइसिटीज, A फॉर क्या हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज। तो आपको तो बस इन तीनों वर्ड्स के याद रखना है, B फॉर बैक्टीरिया, F फॉर फंजाई और A फॉर एक्टिनोमाइसिटीज। बाकी ये तो कॉमन ही है, PS लग रहा समय है ना। फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन, फास्फोरस घुलनशील तो आपको लगाना ही है। तो ये फास्फोरस घुलनशील जीवाणु जो है या फिर फास्फोरस के जैव उर्वरक हैं, जो क्या काम करते हैं, इन सभी का ओवरऑल काम क्या रहता है, ओवरऑल काम रहता है कि जो अघुलनशील फास्फोरस जो होती है, अघुलनशील फास्फोरस जो होती है, उसको ये क्या करते हैं, घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं, घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करते हैं। और इस प्रकार से ये कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। आप इसको पूरे को 3 वीडियो जो बनी है जैव उर्वरक की, आप इसको हो सकता है तो जैविक खाद से ही देखना शुरू करो। इस पूरे चैप्टर को एक बार बेसिकली रिवीजन कर लेना, इसको अच्छे से देख लेना। इसके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो टेस्ट फोल्डर में मैं डाल दूंगा। इसके डिटेल में नोट्स जो है मैंने अलग से ऐप के अंदर उसमें स्टडी मटेरियल जो है आपका बैच है वहां पे डाल रखे हैं, तो स्टडी मटेरियल में जाके उसको देख लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आई होती है, तो या तो आप अपना जो ग्रुप बना हुआ है वहां पे मैसेज कर दो, वहां पे मैंने रिप्लाई ऑफ कर रखा है, तो पर्सनली श्री गोविंदम क्लासेज पे मैसेज कर देना, या फिर आप जो डाउट क्लास हो वहां पे डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा।